हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो स्टूडेंट, अगर आप लूसेंट की जो नई वाली एडिशन है उसको आप पढ़ना चाहते हैं, 2024 वाली जो बुक आई है नई वाली, उसकी एडिशन है जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और ये लूसेंट को लेकर के ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी का जो एक एक टॉपिक रहेगा वो हम डेली डेली करते जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी जो है आपको मिलती जाएगी। हम किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए, अगर आपके पास अभी नई वाली एडिशन की जो लूसेंट की जो बुक है वो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं रोज़ एक एक लेक्चर चलेगी ये क्लास की और आप देख सकते हैं और आराम से उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आप वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेते तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ज्योग्राफी हम सबसे पहले मतलब पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको एक पृथ्वी का एक आइडिया हो जाता है, फिर आपको अपने विश्व का पूरा आइडिया हो जाता है, विश्व की जलवायु कैसी है, क्या जनसंख्या का सीन है, और उसके बाद से आप इंडिया को भी हर तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फिजिकली सब तरीके से जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विश्व को, कुटुंब को, उसके बाद से अपने देश को जान पाते हैं। तो ये बहुत एक बेसिक वो रहता है कि भूगोल इसलिए सबसे पहले पढ़ सकते हैं आप, बाकी चीज़ें तो आपका वो है, पर भूगोल हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, दूसरी चीज़ हम ज़रा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या लूसेंट ज़रूरी है हमारे लिए कि नहीं। कि देखिए, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं लोगों के दिमाग में, और बहुत लोग के लिए लगता है कि हाँ लूसेंट बहुत ज़रूरी है, बट मेरा क्या मानना है कि लूसेंट सच में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी लूसेंट को आप देखोगे तो आप इसमें जो है एनसीईआरटी का पूरा सार आपको मिल जाता है। और लूसेंट किस लिए ज़रूरी है, आप चाहे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, या आप स्कूलिंग के दौर में हो अभी, मतलब 10th में, 12th में, किसी भी मतलब टाइम में हो, अभी किसी भी क्लास में हो, तो लूसेंट जो है ना आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबके बारे में एक जो जनरल नॉलेज होता है ना वो प्रोवाइड करता है। और जब आपको जनरल, जो आपको बेसिक नॉलेज रहती है ना, तो आप एडवांस में आराम से जा सकते हो। ठीक है, जब आपको बेस पता है, अरे जब आपको टेबल पता रहेगा तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जब तभी तो आप गुणा लगा पाओगे ना। जब आपको पहाड़ा याद रहेगा तभी तो आप गुणा लगा पाओगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी तो आप खुद समझदार हो कि लूसेंट सच में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बुक मार्केट में है, बट कुछ कुछ मिस प्रिंट, कुछ कुछ गलतियाँ जो रहेंगी वो हम बाद में देख लेंगे, उसको हम सही करते हुए चलेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि लूसेंट की बुक में बहुत मिस्टेक रहता है, तो हम पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। अगर मैं कुछ गलत भी पढ़ाऊंगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर गलत होगा तो बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते। देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, जहाँ पे समझाने लायक रहेगा, जहाँ पे उसको और एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। बाकी हम एक एक टॉपिक एक दिन में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज ने किया था। इनको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी क्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी इनको हम कहते हैं। ओके, अच्छा, यह ग्रीक भाषा के दो मूल यानी कि जियो और ग्राफस वर्णन से प्राप्त होता है, और दोनों को एक साथ रखते हैं तो पृथ्वी का वर्णन, यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफस मतलब होता है वर्णन करना, यानी जियोग्राफी का क्या मतलब है, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, अगर हम भूगोल के नॉमिनेशन की बात करें, मतलब नामकरण की बात करें, तो इसका श्रेय जो है यूनान देश के निवासियों को जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो है रिसर्च करना इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त तो हमारे देश में तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी। आपको पता ही है, उस समय हमारे देश में जो है, हमारा देश गुलाम था। जब ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो हमारे देश में कहाँ से पढ़ाई लिखाई हो पाएगी, तो वो तो अलग चीज़ है। बाकी तो ये श्रेय जो है यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस जो है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। ठीक है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, सबसे पहले इसी बुक में जो है एक ज्योग्राफी का जो एक क्रमवार तरीके से, जो सीक्वेंस वाइज एक व्यवस्थित रूप से किताब बननी चाहिए, उस पर सबसे पहले इसी बुक में मिली है। उसके बाद से अगर हम बात करें ज्योग्राफी के स्टडी की बात, ठीक है, एक जो स्कूलों में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ज्योग्राफी को पढ़ने का समय पढ़ाया कब से जाने लगा, तो 90 मतलब
19वीं शताब्दी से जो है इसको पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया। 20वीं शताब्दी में जो है ज्योग्राफी केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं रह गया था। 20वीं शताब्दी में हमारा पृथ्वी जो ज्योग्राफी है उसको हम मनुष्य के हमारे पर्सपेक्टिव में हम पढ़ने लगे थे। तो तब हमारा इकोसिस्टम टर्म आने लगा कि हम किस तरह से अपने पृथ्वी से रिलेट करते हैं, हमारा मतलब व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर द ज्योग्राफी, ये चीज़ हम पढ़ने लगे। और इसको लेकर के जो है ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए भी दो तरह की क्या आई विचारधाराएं आई। पहली आई संभववाद, दूसरा आया निश्चयवाद। संभववाद क्या था? संभववाद ये कहता था कि संभववाद ये कहता था कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार जो है उपयोग कर सकता है। और इस विचार के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डी ला ब्लास और फेब्रे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। ठीक, तो संभववाद ये कहता है कि भाई जो मनुष्य होता है ना वो चाहे तो अपने इन्वायरमेंट में अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अरे भाई हमारे अगल बगल में घास है तो घास को हटा सकते हैं, फिर वहाँ पे हम मकान खड़ा कर सकते हैं, हम फैक्ट्री बना सकते हैं, हम नदियों से बिजली पैदा कर सकते हैं। मतलब जितनी भी हम आजकल की आधुनिक चीज़ें देख रहे हैं वो सब हम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये जो भूगोलवेत्ता थे इन्होंने बोला कि भाई हम संभव है कि, तो संभववाद का इन्होंने विचारधारा दिया कि हम भूगोल को इस तरह से देख सकते हैं कि हम भूगोल में चेंजिंग कर सकते हैं। निश्चयवाद ये बोलता है कि भाई ऐसा है, मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता थोड़ी कम है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि अब मनुष्य ये नहीं कर सकता है ना कि भूकंप आ रही है तो मनुष्य उसको रोक लेगा, नहीं रोक सकता है। अब सुनामी आ रहा है तो मनुष्य नहीं रोक सकता है ना। मनुष्य क्या कर सकता है, समुद्र में जहाज चला सकता है पर सुनामी को नहीं रोक सकता है। तो निश्चयवाद ये कहता है कि मनुष्य एक लिमिटेड अमाउंट में ही अपनी चीज़ों, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अब उसको एकदम खुली छूट नहीं है कि नेचर के साथ पूरी तरह से छेड़खानी करता रहे। वो करने का भुगतान भी हम कर ही रहे हैं इस वक्त, आपको पता ही है। तमाम तरह की जो परेशानियां हम नेचर के रूप में देख रहे हैं, ये कोरोना होना, ये सारी चीज़ें, जो प्रदूषण होना, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके समर्थक थे रेटजेल, हॉटिंगटन, रीटर, ये सब लोगों ने बोला था, एलन सेम्पुल। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है, ऐसा स्ट्रैबो बोलते हैं। ओके, तो ये वैसे ये चीज़ें पूछती नहीं है बट स्टिल हम एक बार पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक है, भूगोल के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं वो सब जान पाते हैं। क्लेडियस और टॉलमी ने बोला था, ये काफ़ी चर्चित फिजिशियन भी हैं और काफ़ी चर्चित ये जियोग्राफिस्ट भी हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में हम मान्यता देते हैं। मतलब अब हम सौरमंडल पढ़ते हैं तो सभी ग्रहों को पढ़ते हैं, पर भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, हम स्पेशली अपने पृथ्वी के बारे में जानते हैं, उसके समस्त लक्षण, घटना और अंतः संबंध का अध्ययन करते हैं। ये बोला था कार्ल रिटर ने। ओके, भूगोल में विश्व पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मानव रहता है, और ये बोले थे आर्थर होम्स। ठीक है, आगे बोलता है, अब ये हमारा भूगोल का एक छोटा सा जो परिचय था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। अब चलिए हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, वो है ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड आप अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है, एक ऊर्जा का केंद्र है जहाँ पे सभी तमाम जो पिंड हैं, जो भी ब्रह्मांड में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे एस्ट्रॉइड हैं या फिर जो हमारे प्लैनेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें एक जो है द्रव कह रही हूँ मैं, सॉरी, एक अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें तो वो क्या हैं, एक हमारे ब्रह्मांड में एक तो मैटर है, दूसरा एनर्जी है। ये दो चीज़ें ही हमारे ब्रह्मांड में देखने को मिलती है। एक क्या होता है, एक मैटर होता है और एक दूसरी एनर्जी होती है, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। ठीक, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को, मतलब एक छोटे से, सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है हमारा एटम, परमाणु। परमाणु से लेके एक बहुत बड़े गैलेक्सी और गैलेक्सियों के भी समायोजन यानी कि ब्रह्मांड को देखना ही हमारा क्या है, ब्रह्मांड। एक छोटे से कण से लेके बहुत बड़े कण को देखना हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ठीक है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, फिर
इन्फ्लेटरी इन्फ्लेस इन्फ्लेटरी जो है इन्फ्लेनेटरी थ्योरी है। ठीक है, इसमें सबसे जो फेमस थ्योरी है वो हमारी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसको दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, और साम्यावस्था वाली जो थ्योरी है इसको दिया था थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। इसको हम सतत सृष्टि सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना कहते हैं। दोलन वाला दिया था एलन संडेजा ने, और स्फीति सिद्धांत दिया था इन्फ्लेशनरी जो थ्योरी है ये दिया था एलन गुड ने। सबसे फेमस इसमें जो है आपकी बिग बैंग थ्योरी ही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, मतलब हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसको लेकर के बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन किया था बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी थे। ठीक है, ये थे जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, और जॉर्ज लेमेंटियर ने इसको मतलब एक तरह से प्रतिपादित किया था, मतलब इसको सिद्धांत को दिया था। फिर बाद में उस सिद्धांत को व्याख्या किसने दिया था, वो व्याख्या किया था रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक है, सबसे पहले लेमेंटियर ने, जैसे लेमेंटियर ने मान लीजिए बता दिया कि अच्छा फला फला चीज़ें होती हैं ब्रह्मांड में, उसके बाद से उसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था किसने, रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक है, तो सिद्धांत कहता क्या है बिग बैंग, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है ये एक बहुत छोटा गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर था, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत था। अब ये क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है कि जो हमारा ब्रह्मांड आज एक्सपैंड ही होता जा रहा है, तारे सितारे फिर ग्रह उपग्रह बढ़ते ही जा रहे हैं, धूमकेतु बढ़ते ही जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा दिखता है, वो इनके अनुसार जो है पहले इतना सा था, बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, उसका आयतन बहुत ही कम था। ठीक, पर उसका तापमान उतना ही ज़्यादा प्रचंड, उतना ही ज़्यादा अधिक था, और उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा था, जबकि उसकी वॉल्यूम बहुत कम थी। पहला तो ये पॉइंट है कि बहुत छोटा था, छोटे में ही सब समेटे हुआ था। इतना ज़्यादा वो सिकुड़ गया था, इतना ज़्यादा संकेंद्रण हो गया कि उस पर आकस्मिक विस्फोट हो गया, और उसी को बोला गया बिग बैंग का विस्फोट। हुआ क्या इसके बाद से भाई, अब मान लीजिए एक बलून है, एक मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए आप गेंद है या फिर कुछ भी, आप उसको दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो। ठीक है, एक टाइम के बाद वो फूट जाएगा, और फूटेगा तो क्या होगा, उसमें से सारा मटेरियल जो है बाहर निकल जाएगा। सेम वही चीज़ इसमें भी हुआ था। ब्रह्मांड जो है दबता गया, एक अपने लिमिट को पार कर गया, दबते दबते सिकुड़ते सिकुड़ते, उसके बाद से जब वो फूटा उसको हमने बिग बैंग बोल दिया। उसके बाद से सारे पदार्थ जो है अलग अलग छटक गए, एक तरह से बिखर गए। ठीक, और इनके अलगाव के कारण जो है सारे के सारे पदार्थ बने और बहुत सारे ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। ठीक, वैज्ञानिक मानते हैं ब्रह्मांडी पिंड, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, एस्ट्रॉइड होते हैं, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे किसी भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी आज से पहले कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ओके, और महाविस्फोट के, मैं उस बात पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको भी नॉलेज के हिसाब से जानना जरूरी है। महाविस्फोट के बाद जो है सौरमंडल हमारा बना था, और कब बना था, तो 13.7 अरब वर्ष पहले तो भाई ये विस्फोट हुआ, और लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जो है ये हमारा ग्रह उपग्रह बनना शुरू हुआ। यानी कि ये जो घटना हुई मतलब महाविस्फोट थ्योरी जब घटना जब हुई थी, बिग बैंग जब हुआ था, तो उसके 9 साल बाद यानी 4.6 अरब वर्ष पहले जो है हमारा ये बिग बैंग का ये हमारा जो है सौर मंडल बनना शुरू हुआ था। ठीक, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। फिर 4.6 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, हमारा ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, सौरमंडल बनना शुरू हुआ था। तो 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था भाई, बिग बैंग हुआ। 4.6 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, सौरमंडल बनना शुरू हुआ। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। इस प्रकार बिग बैंग से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद से अभी भी विस्तार हमारा क्या है, जारी ही है। ठीक है, और इसका साक्ष्य जो है आकाशगंगाओं के बीच में एमएपी नामक अनुसंधान ने इसकी पुष्टि की कि भाई हमारा ब्रह्मांड जो है बढ़ता ही जा रहा है। माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब ये नासा ने बनाया है, जो कि बताता रहता है कि हमारा ब्रह्मांड के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नासा बोलता है। अब नासा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या ही बोल रहा है नासा। नासा ने 30 जून, नासा जानते हैं आप अमेरिकन बॉडी है, ठीक है, 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हुई। मैप परियोजना यानी कि जो माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब ये है, मैप ने इसके द्वारा शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है, मतलब उपग्रह है, लगाया गया उपग्रह है।
इससे प्राप्त चित्रों के आधार पर हम जो है बिग बैंग ऐसा हुआ था, ऐसा बिग बैंग जैसी घटना हुई थी, इसकी हम पुष्टि करते हैं इसी के आधार पर। ठीक, 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु बताई थी कि हमारा ब्रह्मांड 13.7 अरब वर्ष पुराना हो चुका है, इतना अरब वर्ष पहले ये बना था। ठीक, और डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 में निधन के बाद उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम जो है क्या रख दिया गया, डब्लू मैप। ठीक है, यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब, 11 फरवरी 2003 को। ठीक, अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो हमारा ज्योग्राफी में जो समय जैसे होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि 100 साल का एक शताब्दी होता है, उसी समय से बहुत अब अरबों वर्ष बीत गया है भाई, तो हमें कुछ ना कुछ तो समय के जो एक मान लीजिए इस समय से लेके इस समय को हमने कुछ नाम दिया उस टाइप से। तो देखिए सबसे बड़ा जो समय का वो होता है, खंड जो होता है, पार्ट ऑफ टाइम जो होता है, उसको हम बोलते हैं ईऑन्स। क्या बोलते हैं, ईऑन्स बोलते हैं। ईऑन्स जो है इसके बाद ईऑन्स से छोटा क्या होता है, ईऑन्स से छोटा होता है एरा। ठीक है, और एरा से छोटा क्या होता है, महाकल्प। ठीक, महाकल्प से छोटा क्या होता है, कल्प। ठीक, और कल्प से छोटा होता है युग, और युग से छोटा होता है काल। ये आप बहुत अच्छे से ये वाला ग्राफ याद रखेंगे, ये जो आरोही क्रम में बढ़ते हुए, सॉरी अवरोही क्रम में है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। सबसे बड़ा है ईऑन्स, समय के सबसे बड़े पार्ट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं ईऑन्स। फिर होता है महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग, फिर काल। ये याद कर लेंगे, कभी कभी तो यही आ जाता है। ठीक, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम अगले देखते हैं अगला क्या है। देखिए अब जो हमारा ब्रह्मांड है ना, 1 मिनट, जो ब्रह्मांड है ये क्या कर रहा है, निरंतर जो है विस्तारित हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो इसके साक्ष्य जुटाने के लिए एडविन हब्बल का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है। ठीक, एडविन हब्बल ने बहुत ही बड़ा काम किया था, अभी नीचे देखेंगे। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड हमारा बढ़ रहा है, इसके बारे में कौन बताता है, एडविन हब्बल ने। आई थिंक ये वही है, टेलीस्कोप है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट में। एडविन हबल जो है, हबल नाम से एक टेलीस्कोप है जो हमें ब्रह्मांड की निरंतर क्या करता रहता है, फोटोज खींच के भेजता रहता है, नासा के द्वारा बनाया गया है शायद। तो इसमें क्या है, तो ऐसा क्या हबल ने भेजा है कि हमें पता चला कि भाई हमारा ब्रह्मांड निरंतर जो है विस्तारित हो रहा है। देखिए पहला तो हमारे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि वेवलेंथ जो है बढ़ रही है। ठीक, ये घटना। दूसरी चीज़, हमारे सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, ये भी बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है विस्तारित होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। विस्फोट होगा तभी तो बढ़ेगा, सिकुड़ेगा तो विस्फोट ही नहीं होगा। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। देखिए इतना कुछ रटने की जरूरत है, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई जो है यूरोपियन की एक अपनी बॉडी है सर्न, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था। ठीक है, एक प्रयोग किया था। ठीक, पृथ्वी से इतने मीटर नीचे जा कर के। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने प्रोटॉन बीम्स जो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं, उनको लगभग प्रकाश की गति से टकराया। प्रकाश की गति आपको पता ही है 3.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो आती है। ठीक है, तो उस गति से इन्होंने टकराया, तो उससे क्या हुआ, हिग्स बोसान नामक हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास ये लोग कर रहे थे। हिग्स बोसान जो कण माना जाता है ब्रह्मांड का एक ऐसा पार्टिकल जिसका कोई रहस्य नहीं पता चल पाता है, इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल रख दिया था। तो हमारे जो यूरोपियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना हम बनाएं भाई हिग्स बोसान नाम से कुछ, हिग्स बोसान जैसा कुछ बनाएं। तो इन्होंने प्रोटॉन बीमों को जो है आपस में क्या कराया, प्रकाश की गति से टकराया, मतलब प्रकाश की गति से कोलाइड कराया इसको। ठीक, तो माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से इनको जाने जाने वाला जो हिग्स बोसान है, इसी में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, पर हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया। माना जाता है कि हिग्स बोसान जो है हमारी यूनिवर्स की सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे हमारे बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है, वैसे ही माना गया कि हिग्स बोसान जो पार्टिकल है छोटा सा, ये हमारे ब्रह्मांड का बेसिक पार्टिकल, पर अभी ये तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक, सर्न ने
4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी खोज की, ठीक, जिससे हम और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के रहस्य को जान पाएंगे। अच्छा, ब्रिटिश जो वैज्ञानिक हिग्स थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे हिग्स बोसान है। 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए गॉड पार्टिकल पर एक एटॉमिक थ्योरी देके गए थे, ठीक है। उसको इन्होंने पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। सत्येंद्रनाथ बोस जिनको आप जानते होंगे, तो ये इनकी बोसन थ्योरी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो वहीं से हिग्स बोसान पार्टिकल जो है एक तरह से चर्चा में आया था। ब्रह्मांड का व्यास की बात करें अगर हम, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना, और जब ब्रह्मांड में हम किसी दूरी को मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सीज हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। जैसे आप सोचो, एक तारा है, इसको इतने सारे ग्रह क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं और इससे एनर्जी लेते रहते हैं, ठीक, ये तारा हो गया। अब इस एक तारे की तरह जैसे हमारा सूर्य वाला सौरमंडल है, सूर्य इसमें मुखिया है, और सूर्य के चारों तरफ जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण वरुण ये सब जितने भी हैं क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये सूर्य की अपनी एक परिवार है, सौर परिवार है। इसी प्रकार से अरबों सौर परिवार जो हैं क्या होते हैं, जब इकट्ठा हम अरबों सौर परिवार को एक जगह लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। और कई करोड़ कई अरब मंदाकिनी जब मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं ब्रह्मांड, ठीक। तो सबसे बड़ी बॉडी हमारी ब्रह्मांड हो गई, ठीक। अब थोड़ा मंदाकिनी को और डिटेल में जान लेते हैं। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह रहता है जो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और यहाँ पे तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज से होती है, ठीक है, और मंदाकिनी कहलाते हैं। जैसे मतलब मंदाकिनी जो होती है वहाँ पे तारों का हमें स्टार्टिंग फेज देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टार मेकिंग फॉर्मेशन की स्टार्टिंग वाली फेज दिखती है, तो इसीलिए धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अब तारे भी तो किसी चीज़ से अलग से थोड़ी ना बने हैं, वो गैस से, धूल, मिट्टी, कण से ही तो मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसको हम क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है कि भाई दुग्ध मेखला क्या है, तो दुग्ध मेखला भी एक मंदाकिनी ही है, तारों का समूह है, ठीक है। तो हमारी जो तारों का समूह है पृथ्वी के पास, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है, और इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा। तो हमारे पृथ्वी के पास की जो मंदाकिनी है उसका शेप कैसा है भाई, सर्पीला है, ऐसे 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 करके है, ठीक है। और इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, ये क्लियर हो गया। अभी देखिए, आकाश गंगा की सबसे नज़दीक की जो मंदाकिनी है उसको हम देवयानी यानी एंड्रोमेडा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। हमारी जो आकाश गंगा है यानी जो हमारी मिल्की वे है, ये मान लीजिए यहाँ ढेर सारे तारे बन रहे हैं, ठीक है, इनको हम मिल्की वे बोलते हैं। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंदाकिनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक। और इस आकाश गंगा के पास जो दूसरी एक मंदाकिनी है, ये तो हमारी पृथ्वी के पास वाली मंदाकिनी हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा बोलते हैं। अब जो हमारी आकाश गंगा है यानी दुग्ध मेखला, इसके पास वाली जो एक मंदाकिनी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। क्या नाम है, एंड्रोमेडा है। वो भी एक तरह से मंदाकिनी है पर हमारी पृथ्वी से थोड़ी दूर है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है, मतलब इसको हाल ही में खोजा गया है। अब हम देखते हैं निहारिका। भाई निहारिका क्या होती है, नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है, ठीक है, जहाँ तारे जन्म होते। देखिए मंदाकिनी में क्या होता है भाई, तारों का निर्माण होता है, और निहारिका में क्या होता है, तारों का जन्म होता है, ठीक। स्टार्टिंग एकदम बॉर्न फेज जो होते हैं। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, जिसमें कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवीर बनाते हैं, ठीक है। श्याम विवीर मतलब होता है ब्लैक होल, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन तारे जब मिलते हैं तो ब्लैक होल बनाते हैं। और वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवीर मृत तारे मारे जाते हैं, मतलब जब तारों की अपनी रोशनी खत्म हो जाती है, जो एकदम लास्ट फेज में चले जाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं, वो अपनी रोशनी खो देते हैं और एक ब्लैक होल के रूप में हो जाते हैं। इतने अपनी उनकी अट्रैक्टिव पावर अपने ही पूरे प्रकाश को क्या करती है, एकदम रोक लेती है, एकदम अपने अंदर समा लेती है, ठीक है। और यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और भी बहुत सारे प्लाज्मा गैस होते हैं। किसमें, निहारिका में। तो निहारिका क्या है, तारों का
बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है समझ लीजिए एक तरह से। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। क्या? पहला कारण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। निहारिका किन दो कारण से बनती है? पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। अभी मैं जब तारों का निर्माण वगैरह थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से सुपरनोवा वाला प्रोसेस होता है। ठीक, ब्रह्मांड जब जन्म हो गया, अब इसके बाद से क्या होगा? ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जो परमाणु है, एटम्स हैं जो हमारी यूनिवर्स में, उनका जन्म होगा। फिर अब इन परमाणुओं का जन्म कैसे होता है भाई? धूल, गैस और उनके बादलों से होता है। जैसे मान लीजिए सन है तो ये भी एक तरह से धूल गैस से ही बना होगा, इसमें कुछ अलग एलिमेंट होंगे। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ एक जो ग्रह है खुद चमकता नहीं है तो इसमें कुछ, ये भी धूल गैस से ही बना होगा शुरू में, पर इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो सूर्य में है वो इसमें पृथ्वी में नहीं है, इसलिए नहीं चमकता है। ये ग्रह है और ये तारा है। ठीक, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इसमें भी निहारिका का जन्म होता है। तो भाई देखिए, सुपरनोवा जो एक विस्फोट होता है जिससे तारे बनते हैं, तो इसमें निहारिका का क्या होता है? जन्म होता है। इसके दो उदाहरण है, मतलब सुपरनोवा प्रोसेस से भी दो तारे बन चुके हैं, सॉरी दो निहारिका बन चुके हैं। एक है वेल और दूसरा है कर्क। ठीक है, क्या नाम है? वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ठीक, यानी हमारी जो निहारिका है वो 2-3 तरीक़ों से बनती है। पहला तो ये जान लीजिए निहारिका, व्हाट इज़ निहारिका? तो निहारिका इज अ बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, यहाँ तारों का जन्म होता है। ये सुपरनोवा उत्सर्जन से भी बन सकती है। दूसरा, ये ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण, इन दोनों प्रोसेस, यानी एक तो ब्रह्मांड से हो सकती है, एक सुपरनोवा से, और एक इन दोनों से हो सकती है। ठीक है, निहारिका बन सकती है। अब हम निहारिका के कुछ प्रकार देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रकार है उत्सर्जन निहारिका। ठीक है, ये क्या होती है? सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ठीक है, ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है, इसीलिए तो चमकती रहती है, जैसे चील और झील निहारिका। परावर्तन निहारिका, ये तारों के प्रकाश को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या तो पास में होते हैं, जैसे प्लेडेस निहारिका। श्याम निहारिका जो होती हैं ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पे श्याम निहारिकाएँ भी पाई जाती हैं। इज इट? दूसरा है, अगला है हमारा ग्रहीय निहारिका, यानी इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदल जाता है, मतलब रेड जाइंट तारे में जब बदल जाता है अपनी पूरी एनर्जी खो करके, तब हमारा बनता है ग्रहीय निहारिकाएँ। ये अपनी बाहरी तरहों को क्या करते हैं, मतलब इनका जो बाहर का लेयर है ये उसको क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। इसी वजह से इनका आकार जो है गोल हो जाता है, ये मतलब डीके करते जाते हैं अपने आप को साइड से। एक है हमारा ओरियन नेबुला, ये पॉइंट है, निहारिका है हमारी खत्म हो गई। एक ओरियन नेबुला पॉइंट है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला, और तारे की विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्याय का ब्रह्मांड देखिए। अच्छा चलिए, ये अगले टॉपिक में। तो हमने यहाँ पे एक चैप्टर पूरा टोटल जो है कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें सौरमंडल पढ़ेंगे। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी।